हमने आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए, जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं अच्छी बात है, मल्टीपल हैं तब भी इस पूरी वीडियो को देख लो क्योंकि इससे बहुत सारी नॉलेज आएगी और जिससे आपको अगर मल्टीपल पेपर भी है तो टिक लगाने में आसानी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर क्या है पहले समझाते हैं हम आपको। होता क्या है, हम लोगों ने 12th क्लास में छोटे क्लास में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक मेरे भाई, ये क्या होता है, इसमें बहुत सारी तरंगें होती हैं, जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है वो होती है, अवरक्त तरंगें यानी इंफ्रारेड होती हैं। तो इंफ्रारेड एक्चुअल में है क्या, ये एक मेरे भाई एक तरीके की तरंगें हैं, ठीक है, जो कहाँ आएंगी, किसी रेंज के बीच में आएंगी। इनका काम क्या होगा मेरे भाई, ये पहचान करेंगी, किसी कंपाउंड की पहचान करनी है, किसी यौगिक की पहचान करनी है कि वो कौन सा यौगिक है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें करने के काम में आएंगी। उस पे भैया हम लोग किरणें डाल के देखेंगे, कुछ किरणें ऑब्जर्व हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब टकरा के वापस चली जाएंगी। जो ऑब्जर्व करेगा यौगिक सोचेंगे अब ऑब्जर्व करने के बाद ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, जैसा बिहेवियर वो दिखाएगा वैसी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग पता लगा लेंगे कि वो ये वाला कंपाउंड हो सकता है। तो यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मेन काम क्या है आईआर का, कि किसी कंपाउंड की पहचान करेंगे, किसी सैंपल की पहचान करेंगे ये है क्या। तो चलिए 1 to 1 समझाते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ बड़ी है, वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन मेरे भाई इसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमने यहां पे बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह रीजन, यानी ईएमआर का, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स के बीच में होता है। यानी अगर पूरा ये हम यहां पे बना दें, मान लिया ये अपने पास क्या आ गई, ईएमआर आ गई। ईएमआर का मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गई। तो उसमें जो विजिबल लाइट आएगी, विजिबल लाइट हमें जो दिखाई देती है, जितनी भी लाइट हमें दिखाई देती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है सर, ठीक है। तो जो लाइट हमें दिखाई देती है वो विजिबल हो गई। उसके बाद ये हो गई माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को कहते हैं सूक्ष्म तरंगें। क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगें। और इन दोनों के बीच में जो आती है उन्हें हम लोग कहते हैं आईआर रीजन, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की यहां से शुरुआत करेंगे सर, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह रीजन जो विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, ठीक भाई। इसका रीजन कहां से कहां तक होता है, अब देखिए पूरा हर सारी चीजें एक जैसी नहीं चलती। एक चीज याद रखना कि पूरे को हम लोग रीजन जरूर कह रहे हैं लेकिन उसका कुछ खास रीजन होगा, ठीक। वो खास रीजन कौन सा होगा, जैसे हम हैं, हम बिजी बहुत रहते हैं, मेरे पास 17-18 घंटे का काम रहता है, लेकिन उस समय हम सबसे ज्यादा बिजी कब होते हैं, जब ऑफलाइन क्लास चल रहे होते हैं, कि मतलब 1 बजे से क्लास स्टार्ट हुए, शाम को 7 बजे तक लगातार यहाँ खड़े होकर पढ़ाना है। उस बीच में हम चाहें तब भी किसी का फोन नहीं उठा सकते हैं, चाहे तब भी किसी से बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बच्चे अंधाधुंध बैठे होते हैं, क्लास चल रहे होते हैं, एक क्लास आया दूसरा गया, तो वो प्रॉपर टाइम है मेरा। उसके अलावा क्या, मान लो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी कोई अगर आ जाए, हालांकि गेट नीचे बंद रहता, हम अकेले वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं है इस समय, कोई अगर आ जाए तो वो बाहर ही खड़ा रहेगा तब तक जब तक ये वीडियो शूट नहीं हो जाएगी। तो ये प्रॉपर टाइम है जिस समय हम बिजी है। मान लो वीडियो खत्म हुई फिर कोई आ गया तो क्या है मेरे भाई, वो फार टाइम हो गया, नियर टाइम हो गया। तो पूरी जो आईआर रीजन है उसे 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं नियर आईआर रीजन, नियर मतलब पास का, जहां से शुरुआत हो रही है। एक होता है फार आईआर रीजन, फार मतलब दूर वाला, जहां पे खत्म होने वाला है। और एक प्रॉपर आईआर रीजन जो बीच वाला होता है। तो 3 भागों में हम लोग इसे बांटते हैं सर, ठीक है। तो इसका रीजन लगभग 0.8 से 20 माइक्रोमीटर होता है। 0.8 से स्टार्ट करते हैं, 20 माइक्रोमीटर तक ये जाता है। 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर तक कहलाता है नियर इंफ्रारेड, ठीक है भाई। 15 से 20 वाले को हम लोग कहते हैं फार इंफ्रारेड, जो खत्म हो रहा है जहां पे आखिरी वाला। और 2.5 से 15 माइक्रोमीटर को हम लोग प्रॉपर आईआर रीजन कहते हैं। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आईआर रीजन कहां से कहां तक है, 0.8 से 20 माइक्रोमीटर तक है। शुरुआत में नियर हो गया, आखिरी में फार हो गया, और बीच वाला कहलाएगा प्रॉपर आईआर रीजन, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम हमेशा बिल्कुल सरल तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आईआर रीजन, संपूर्ण आईआर स्पेक्ट्रम को 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो ये जो अपना पूरा रीजन है इसे हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। एक भाग कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसे समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आपने छोटे क्लास में क्या किया है
छोटे क्लास में आपने देखा है ये OH है, OH का मतलब होता है एल्कोहल। आपने देखा ये CHO है, क्या है मेरे भाई, एल्डिहाइड। आपने देखा ये CO है मेरे भाई, CO का मतलब क्या होता है, कीटोन। आपने देखा NH2 है, NH2 का मतलब क्या होता है, एमीन। यानी अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप होते हैं जिन्हें हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा, हमने क्या कहा पहले, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या है, कोई सैंपल कौन सा है, कोई कंपाउंड कौन सा है, हम लोगों को यह पहचान करनी है। और जब हम लोगों को यह पहचान करनी है तो यह पहचानना पड़ेगा उसके अंदर ग्रुप कौन सा है। जैसे हम कहते हैं मेरे भाई उसके अंदर एल्कोहल ग्रुप है, तो हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि एल्कोहल है तो पानी में घुल जाता होगा, ठीक है। जैसे एथिल एल्कोहल है तो उसमें नशा होता है, शराब का मुख्य अवयव होता है, एक अंदाजा लग जाएगा। हमने कह दिया ओइक एसिड है, ठीक है, तो ओइक एसिड मतलब पानी में घुल जाता होगा, जैसे सिरके का अवयव होता है, तो एक अंदाजा आपको लग जाता है अगर ग्रुप के बारे में पता चल जाता है कि कंपाउंड कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं क्रियात्मक समूह क्षेत्र। ये कहां से होता है, 2.5 से 7 माइक्रोमीटर तक ये चलता है। सेंटीमीटर में लिख दें तो 4000 से 1340 प्रति सेंटीमीटर तक ये चलता है, या सेंटीमीटर इनवर्स तक ये होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें, दूसरा रीजन कौन सा है, फिंगरप्रिंट रीजन। हमने आपका कहा 2 रीजन में ये बांट दिया गया है। पहला हो गया फंक्शनल ग्रुप रीजन, दूसरा हो गया फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है जरा समझाते हैं आपको। यह 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है मेरे भाई। इससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एवं पैटर्न ज्ञात होता है, ना कि ग्रुप। क्यों, कौन सा मॉलिक्यूल है उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर हम लोग ज्ञात करेंगे इस वाले में, फिंगरप्रिंट रीजन में। फिंगरप्रिंट है क्या एक्चुअल में, हमने आपको बताया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी फिंगरप्रिंट का मतलब मैच कर करके देखेंगे। जैसे हम लोग उसमें टीएमएस लिया करते थे। टीएमएस क्या होता था, टेट्रा मेथिल साइलेन। एक हमने पकड़ लिया, उससे मिला मिला के देख रहे हैं। जैसे हम लोगों के घर में अक्सर ये वाला रीजन चलता है, ठीक है। बल्कि हमारे साथ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हमें खुद मिलते हैं सर, ठीक है, और हमसे लाइव डायरेक्ट बातचीत करके कहते हैं कि ये हमारा लड़का है सर, ये हम चाहते हैं कि ये भी आपकी तरह बने, इसे अपने गाइडेंस में रखिए सर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, उन्होंने एक फिंगरप्रिंट ले लिया मेरा, ठीक, फिंगरप्रिंट जरूरी नहीं यही है, उन्होंने एक हमें मैच कर लिया, और फिर वो क्या करेंगे कि सब ऐसे बनने चाहिए। नहीं, सब ऐसे नहीं बन सकते हैं भाई। कुछ लोग हमसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, मेरे क्लास में पढ़ते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे का मतलब जैसे एक को हम जानते हैं, हमारे साथ में पढ़ता था, मोमोज का ठेला लगा रहा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बीच में ये बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। ये फिंगरप्रिंट रीजन है क्या, ये सारी केमिस्ट्री जितनी भी है, जो भी कुछ है, वो जो हमारे चारों तरफ हो रहा है वही है, ठीक है। अपनी डेली लाइफ से चीजों को कनेक्ट करो। तो होता क्या है, जो मैचिंग होती है, एक को पहचान लिया, अगर इसके जैसे बन जाओगे तो तुम अच्छे हो। तो कोई एक कंपाउंड ले लिया, मिला मिला के देखा पैटर्न, अगर पैटर्न मैच कर रहा है तो मतलब ये कंपाउंड ये हो सकता है, नहीं मैच कर रहा तो ये नहीं होगा सर, ठीक है। कि पता चला एल्कोहल का देख लिया कि किस तरीके के पीक आ रहे हैं, किस तरीके के कर्व आ रहे हैं, किस तरीके का स्पेक्ट्रम आ रहा है, मिला के देखा, तुम इसके जैसे हो, एल्कोहल में नहीं फिट हो सकते, जाओ हटो। तुम इसके जैसे हो, एल्कोहल में नहीं फिट हो सकते, जाओ पीछे बैठो जाके। उस तरीके की चीजें होती हैं। अब हमारे साथ वाले कई हैं, पता लगा एक मोमोज का ठेला लगाता है, एक व्यक्ति है एक शोरूम है, वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, और वहां पे कोई बहुत बड़ी सैलरीज नहीं है इन लोगों की। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी आप मोमोज वाले की पावर नहीं जानते हो। मेरे भाई ये सब बातें हमें मत बताओ, ठीक है, ये सब रीलों में बहुत अच्छी लगती हैं। रियलिटी है, एजुकेशन इज पावर। पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, वरना भटकते रहोगे, ये बात समझ लो मेरे भाई, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम इतना डिटेल कैसे कर पा रहे, खुद लिखा है बैठ के हमने। आज भी हम 4-4, 5-5 घंटे राइटिंग मतलब लिखने पे खर्च करते हैं अपने। अगर हम 18 घंटे काम कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे लिखने पे खर्च करते हैं यार। यहाँ पे इतनी सारी पीडीएफ पड़ी होंगी, इतना भी, किसी दिन वीडियो बनाएंगे, कमेंट अगर आप करना, वीडियो बनाएंगे कितना लिखा है हमने पिछले 1 साल के अंदर। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये रीजन है फिंगरप्रिंट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे कि भैया कंपाउंड जो है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। इसमें मॉलिक्यूल का पैटर्न और स्ट्रक्चर ज्ञात कर लेते हैं। इस रीजन को हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। यह किसी कंपाउंड की पहचान करने में बहुत सहायक होता है। तो अगर हमें किसी कंपाउंड को पहचानना है तो 2 चीजें करेंगे। पहला, उसमें ग्रुप कौन सा है। ग्रुप पहचान में आ गया तो ग्रुप का मतलब किस टाइप का आदमी है। अब आदमी पहचान में आ गया तो फिर उसके बारे में पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसे हम मैच कर करके पता कर लेंगे सर, ठीक है। यह स्पेक्ट्रम एक विशेष, एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि होगा क्या, कंपाउंड क्या करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमें पीक मिलेंगे, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेंगे सर, ठीक है, उनसे हम लोग मैच करेंगे, जिससे किसी कंपाउंड के द्वारा इंफ्रारेड रीजन के कुछ भाग का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पैटर्न मिल रहा है ये किससे मैच कर रहा है, और वही वो कंपाउंड कहलाएगा सर, ठीक है।
तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रम, तो कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं जब आईआर स्पेक्ट्रम कोई कंपाउंड जो है वो ग्रहण करता है, तो किस तरीके से स्पेक्ट्रम में वाइब्रेशन होते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड के स्पेशल नेचर के कारण, कोवैलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, सह संयोजक बंध को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपको सह संयोजक बंध भी नहीं पता भाई, 4th सेमेस्टर में हो, फिर भी बता दे रहा, जो साझेदारी से बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया, साझेदारी हुई, तब इस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके स्पेशल नेचर के कारण किसी मॉलिक्यूल के प्रेजेंट एटम्स अपनी पोजीशन पे लगातार वाइब्रेशन करते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे होगा क्या। देखिए, जैसे हम लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, उसमें क्या इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि पता चला 2 लेवल बट गए, एक हो गया लोअर स्टेट, एक हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो भैया लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। क्या कहा? पार्शियल स्पेक्ट्रम, यानी क्या करा, क्या कुछ को एब्जॉर्ब करा एनर्जी को, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, एनर्जी टकरा के वापस चली गई। और जब वापस चली गई, इतनी एनर्जी है ही नहीं, कहता नहीं है कि बस खाने, जैसे नहीं बेहोश पड़े हुए कोमा में बहुत दिनों से, खाली क्या ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो इतनी एनर्जी है नहीं, उठ के भागने लगे, तो क्या करेंगे? खाली वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह से हिलेंगे सर। ठीक, तो वही कहानी यहां होती है कि मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होने लगेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल बनेगा कैसे मेरे भाई, ये समझो, मॉलिक्यूल कैसे बनता है यार? जब 2 एटम यानी 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, उनके बीच में साझेदारी होती है। मान लिया ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, दोनों के बीच में साझेदारी करा दी, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो बीच में बॉन्ड है, इसके स्पेशल कैरेक्टर के कारण ये लोग क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे सर। ठीक है, इस प्रकार के मोशन को मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं। यहां पर हमने आपको बना के भी दिखा दिया कि किस तरीके से। मान लिया पहला वाला जो एटम यानी परमाणु है M1 है, दूसरा वाला एटम यानी परमाणु M2 है, और दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है मेरे भाई, कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल नेचर है, ये ऐसे मूव करेंगे वाइब्रेशन जैसे कोई स्प्रिंग वगैरह वाइब्रेट करती है सर। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, कौन कौन से प्रकार के वाइब्रेशंस होंगे आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर? तो ये 2 प्रकार के होंगे। पहला होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सर स्ट्रेचिंग का मतलब आप समझते होंगे खिंचाव, लोग कहते हैं ना स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, ये ऐसे मैच वाले लोग होते हैं, हम ज्यादा करेंगे तो हमारी बाइक में वैसे ही दिक्कत है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में होते हैं। बॉन्ड लेंथ मतलब जो बॉन्ड की लंबाई है वो खिंचेगी, कम होगी, इस तरीके से कुछ होगा, तथा 2 एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है या घट जाती है, तब इसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। ये देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, इधर की दूरी मेरे भाई कम हो गई, इधर की दूरी बढ़ गई, तो इसे कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग मतलब या ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन हो जाए, तो खिंच रहा है, लगता है बॉडी बना रहे, बहुत सालों पहले जिम गए थे। ठीक है, फिलहाल मेरी बॉडी पहले से बनी हुई, कभी घमंड हमने करा नहीं, तो कुल मिला के ऐसे करके खींच रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इसे कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन, यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग एक साथ होती है, तब इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन, यानी जितने भी लोग हैं, 1 2 3 जो भी लोग हैं, सब एक साथ में खिंच रहे हैं, सब एक साथ में वापस आ रहे हैं, तब इसे कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक वाइब्रेशन। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? पता चला एक जा रहा है बाहर, एक जा रहा है अंदर, यानी एक जब खिंच रहा है तो दूसरा पास आ रहा है। सिमेट्रिक का मतलब समान, सब एक साथ बाहर, एक साथ अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। लेकिन अब देखना भैया, अब ये बाहर तो ये अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो एक साथ नहीं हो रहा, तो इसे कहेंगे एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन सर। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाते हैं। दूसरे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग का मतलब था खिंचाव, बेंडिंग का मतलब था मुड़ाव। ठीक है, मोड़ना सर। ठीक है, तो कैसे मोड़ेंगे? देखिए, ऐसा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जिसमें बैंड जो बॉन्ड एंगल है में चेंज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल में चेंज मतलब मुड़ेंगी चीजें, उसे बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है सीजरिंग। सीजरिंग समझते हो? सीजर माने कैंची होती है, तो कैंची की तरह जब बॉन्ड ऐसे ऐसे करके मूव करेंगे, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ये देखिए, इसमें एटम्स सीजर के ब्लेड्स के समान मोशन करते हैं और 2 एक साथ पास आते हैं, एक साथ ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए सर, ठीक है, पता पास आएंगे ऐसे, जैसे कैंची चलती है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग कहते हैं सीजरिंग से। ठीक है, दूसरा इसका बेंडिंग वाले का भाग होता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? यदि दोनों एक साथ एक और हटें
और एक साथ एक और जाएं, यानी पहले तो हम ऐसे चल रहे थे, पास दूर पास दूर पास दूर, अब क्या हो रहा है मेरे भाई, या तो इधर या इधर या इधर या इधर, तब इसे हम लोग कहते हैं बैगिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। इस तरीके से या तो पूरा उधर मोशन हो रहा है या पूरा इधर, पूरा इधर पूरा इधर। ध्यान से समझिएगा, ये कैंची में क्या हो रहा था कि ऐसे दोनों ऐसे थे, फिर ऐसे आए, इधर गए, ऐसे गए, इसमें पूरा ऐसे या पूरा ऐसे या पूरा ऐसे या ऐसे, इसे कहेंगे बैगिंग, कैंची की तरह तो सीजरिंग से, ठीक है। तो ये बेंडिंग वाइब्रेशन हो गया। ये देखिए, उसके बाद एक होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग तो समझते होगे, पकड़ के मोड़ देना किसी चीज को, उसे कहते हैं ट्विस्टिंग। तो यदि मॉलिक्यूल में एटम्स एक बार सरफेस की ओर, अब ये प्लस का मतलब क्या है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, माइनस का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ट्विस्ट। ये देखिए ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे, एक आगे देखिए मोड़ रहे हैं, जब किसी चीज को मोड़ेंगे, मान लिया हम लोग इसे ही मोड़ रहे हैं, तो जब इसे मोड़ेंगे तो एक चीज आएगी पीछे की तरफ, एक चीज जाएगी आगे की तरफ। आगे वाले को हमने प्लस से दिखाया है, पीछे वाले को माइनस से दिखाया, इसे हम लोग कहते हैं ट्विस्टिंग। क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग। उसके बाद होता है रॉकिंग। रॉकिंग क्या होता है? जब मॉलिक्यूल एक साथ अपने सरफेस में वाइब्रेशन करता है, ये देखिए दोनों पूरे, या तो दोनों इधर या तो दोनों उधर, या तो दोनों इधर या उधर, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं रॉकिंग। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग फंक्शनल आइसोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईआर स्पेक्ट्रा। अगर आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको दो फार्मूले दे दिए जाएं जो आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स मतलब फार्मूले सेम है लेकिन पता चला एक अल्कोहल है एक ईथर है, फार्मूला सेम लेके बैठा हुआ, तो आप कैसे उनके बीच में डिफरेंस करोगे? बहुत ही आसान ये होता है मेरे भाई। देखो, जैसे अगर हम कहते हैं अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर दोनों का फार्मूला C2H6O है, ठीक है भाई। हमने इसे कैसे लिखा? अगर हम C2H6O को C2H5OH लिख दें, समझना, C2H5, एक H उधर भेजा, C2H5OH लिख दें तो ये अल्कोहल कहलाएगा। CH3OCH3 लिख दें तो ये ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? देखो, अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? दो C2H5, पांचों तरफ H लगे होंगे सर, ठीक है, और एक तरफ लगा होगा OH, ठीक। ये देखो मेरे भाई। और CH3OCH3 क्या होगा? देखो CH3, एक तरफ CH3 आ गया, OCH3 बना हुआ है सर, ठीक है। तो अब हम लोग लिख के दिखाएंगे कि इसमें कौन से IR पीक है। IR पीक पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉन्ड बताने हैं आपको। देखो इसमें कौन सा IR पीक, एक तो C और H के बीच में बॉन्ड है तो CH मिल जाएगा, C और C के बीच में है तो C और C मिल जाएगा, C और O के बीच में है तो CO वाला पीक मिलेगा, O और H के बीच में तो OH वाला पीक मिलेगा। यही हमने लिख के दिखा दिया। देखो CH, CO, OH और CO मिलेगा। लेकिन इसमें मेरे भाई कौन मिलेगा? देखो CO मिल गया और CH मिल गया, बस C और C वाला नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ दो ही पीक मिल रहे हैं। इसमें टोटल 4 पीक, मतलब बॉन्ड, यार कौन किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड मिल पा रहे हैं, इसमें 4 मिल पा रहे हैं। इस तरीके से इसे कहते हैं, परंतु इसमें OH स्ट्रेचिंग बॉन्ड एब्सेंट होता है, यानी इसमें O और H वाला बॉन्ड है, उसमें OH वाला बॉन्ड नहीं है। यानी आप क्या करोगे? क्या दो आपको फार्मूले दे दिए, जो पहले हम करा रहे हैं वही आएंगे। दो फार्मूले आपको दे दिए, उनमें क्या किया? स्ट्रक्चर बना लिया, देख लिया इसमें कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं, इसमें कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं, देख लिया किसमें बॉन्ड नहीं है, जिसमें बॉन्ड नहीं उसमें लिख के दिखा दिया, अतः इसमें ये वाले बॉन्ड नहीं है। यही दोनों के बीच में अंतर है कि इसमें ये वाले IR पीक नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये एसिड है, ये एस्टर है, ठीक है भाई। तो एसिड में क्या होगा? एसिड ये है COOH वाला, इसमें CH मिलेगा, CC मिलेगा, CO मिलेगा, C डबल बॉन्ड O मिलेगा, OH मिलेगा। इसमें CH मिल गया, CH मिल गया, CO मिल गया, CO मिल गया, OH इसमें भी नहीं मिला। तो इस तरीके से करते क्या है, जब भी कभी कोई फार्मूला दे दिया होता है, ये PDF हम आपको दे ही देंगे, इसमें देखना बैठ के, हमने 4-5 फार्मूले लगा दिए हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। देखो O और H के बीच बॉन्ड है, C और O के बीच बॉन्ड है, और C और O के डबल बॉन्ड भी है। इधर क्या CO के भी डबल है, CO है, लेकिन OH यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे करके बॉन्ड लिख के दिखा देते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड नहीं बन रहे हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालना होता है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच आप निकाल सकते हो, इसमें CH है, CC है, CO है, CH है, CC है, CO है, यानी दोनों में सेम है। एल्डिहाइड IR स्पेक्ट्रम का 2800 सेंटीमीटर पर एक पीक देता है, CH स्ट्रेचिंग के लिए शो करता है, जो कि कीटोन में नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है? एक CH एक्स्ट्रा दिखाई देता है, ठीक। तो IR पीक्स आर सीन, होता दोनों में सेम है। पहली बात तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप के यौगिक हैं, तो जब दोनों सेम है तो लगभग दोनों में मेरे भाई बॉन्ड भी सेम मिल जाएंगे, बस इसमें एक CH एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि कीटोन में नहीं होता। अब क्या है, इस तरीके से देखिएगा,
कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव, अगर कोई चाहता है कि वो IR एक्टिव मॉलिक्यूल बने तो उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस होती है ना, जैसे मास्टर बनने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन बता दें, अगर कोई बच्चा जिंदगी में मास्टर बनना चाहता है, जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी का काम है टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, या किसी को पढ़ाना या गाइड करना, मेंटोर बनना। आजकल के बच्चे हमने देखा इंस्टाग्राम पे लिख के घूम रहे हैं मेंटोर, हैशटैग ये वो नौटंकीबाजी। लेकिन मेरे भाई एक रियलिटी समझ लो, मेंटोर, टीचर, ये सब बनना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये कोई खेल नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें त्याग करनी पड़ेंगी। हम देखते हैं पतला है टीचर, पैसा बनाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए। नहीं सर, मेहनत करनी पड़ेगी लोगों के साथ में मिलकर सर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या है, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब मेरे भाई विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है तो होता क्या है, उसमें द्विध्रुव बन जाता है। जैसे HCl, H के ऊपर आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा, Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई N के ऊपर मान लिया आ गया माइनस, H के ऊपर आ गया प्लस, तो ये डाइपोल बन जाते हैं और ये डाइपोल मोमेंट जनरेट करते हैं। तो मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल के कुछ वाइब्रेशंस इस प्रकार के होने चाहिए जो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर सकें। यानी अगर बाई चांस डाइपोल मोमेंट खुद का नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कर सकें यार, ठीक है। कहते नहीं है कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात, बचपन से बदल जाता है ये बच्चा अच्छा करेगा। क्यों? अगर नहीं है तो आप तब भी खेल सकते हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे शेयर मार्केट होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, एक हमने पढ़ा था कि अगर 10,000 रुपए किसी ने HDFC में लगाए होते सन 2000 के आसपास, तो आज वो लाखों करोड़ रुपए होगा होते। क्यों? एक पहले से लगा कि ये कुछ अच्छा करेगा। तो अगर नहीं है डाइपोल मूवमेंट जनरेट कर, मतलब डाइपोल मूवमेंट नहीं जनरेट हो रहा, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई ऐसा अणु उसके अंदर होना चाहिए जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट कर सके सर, ठीक है। थ्योरी की बात करें तो A और B दो एटम थे, बीच में एक बॉन्ड मान रखा था, वैसे ही बॉन्ड मान लिया। एक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स को हार्ड मेटालिक स्फीयर के समान मानते हैं जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। हुक ने ये नियम दिया था, हुक ने नियम अपना स्प्रिंग के लिए दिया था, लेकिन हम लोग भी इसे हार्ड ही मान के चलना है बॉन्ड को, तो हुक का ही नियम हम लोग लगाएंगे। हुक का नियम होता है न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन म्यू। इक्वेशन नंबर 1, छोटे बच्चे नहीं हो आप, 4th सेमेस्टर में हो मेरे भाई, इस पीडीएफ को सुकून से बैठ के देखना, इस पूरी वीडियो को देख डालो, उसके बाद पीडीएफ को सुकून से बैठ के देखो। कोई भी दिक्कत लगे हमें कमेंट करके बताओ, हम उसका कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हुक ने ये नियम दिया था, हुक का नियम हम लोगों ने इस्तेमाल किया। इसी इक्वेशन को एक वाइब्रेटिंग बैंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। न्यू क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास होता है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? जो कम हुआ द्रव्यमान फील होता है उसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर m1 m2 बटे में m1 प्लस m2। जिनके पेपर मल्टीपल हैं पूछेगा ऐसे करके, रिड्यूस्ड मास का फार्मूला म्यू बराबर m1 m2 बटे m1 प्लस m2। हुक्स लॉ की इक्वेशन क्या है? लो भैया, हुक्स लॉ की इक्वेशन न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन म्यू। ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी अगर आप पेपर मल्टीपल देने जा रहे हो सर, ठीक है। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब्ड फोटोन की एनर्जी को निम्न इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटोन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है। अब हम लोग यहां उसी लेवल पे पहुंच गए हैं। खुद तो ये इतनी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, लेकिन अगर इसे इतना फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, ठीक। जब मेरे भाई मॉलिक्यूल को वो h न्यू फोटोन की एनर्जी हम लोग देंगे तो वो फिर एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाएगा, ठीक। तो अब क्या करते थे, दो लेवल हो गए, दोनों की एनर्जी निकालेंगे। हमने माना एनर्जी ऑफ B1, पहला जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी है E1 बराबर न्यू1 प्लस हाफ h न्यू, ठीक है भाई। ये किसके लिए? आधी एनर्जी दे दी हमने E1 में, आधी एनर्जी दे दी हमने E2 में। कितनी एनर्जी हो गई? E बराबर h न्यू होता है ना सर, तो पहले वाले लेवल के लिए B1 प्लस हाफ h न्यू, दूसरे वाले के लिए B2 प्लस हाफ h न्यू, ठीक है भाई। अब दोनों के बीच का गैप कैसे निकालते हैं? तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस का E1 करेंगे। दोनों के जो मान है वो यहाँ रख देंगे, काटेंगे पीटेंगे। डेल्टा E का मान आ जाएगा h न्यू B2 माइनस B1। और अगर हम मान लें, हमने क्या कहा, यहाँ पर गैप बहुत कम होगा, गैप या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं गैप जो है वो ना के बराबर है, बन गैप है। तो B2 और B1 का गैप हमने बन मान लिया। इसका मतलब डेल्टा E बराबर h न्यू आ गया। डेल्टा E बराबर h न्यू का मतलब h न्यू फोटोन की एनर्जी, यानी केवल वही एनर्जी काम कर पा रही है जो फोटोन की एनर्जी मिल रही है, और उसी वजह से जो गैप है, थोड़ा बहुत गैप है, एक हमने जो गैप माना हुआ है उसमें जो है जम करके चीजें जा पा रही हैं। लिख दिया, जहां पे डेल्टा ई डिफरेंस है, h प्लांक नियतांक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई बराबर h न्यू जीरो मान ली हमने, जहां न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। अगर दोनों को बराबर कर दें तो h न्यू बराबर h न्यू जीरो हो जाएगा, यानी न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। अतः जब बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी फोटोन मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के
के एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाती है, तब IR स्पेक्ट्रम पर एक पीक रिकॉर्ड होती है। ऐसे करके पूछ सकता है कि IR स्पेक्ट्रम की एक पीक रिकॉर्ड करने के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। देन फिर वही वाली बात है, न्यू बराबर 1/2π√k/μ है, न्यू की जगह पे न्यू जीरो रख देंगे क्योंकि हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए है। न्यू की जगह न्यू जीरो रख दिया, न्यू जीरो के सामने k रखा हुआ, यानी न्यू जीरो का मान k के समानुपाती है, न्यू जीरो का मान म्यू के व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके से हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है जिसका नाम है वुडवर्ड फिशर रूल। ये क्या होता है? वुडवर्ड फिशर रूल क्या है? जब हमें किसी के लिए वैल्यू निकालनी है सर, ठीक है, कि किस तरीके से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो दिखा रहा है, कितना मान होगा, क्या होगा, तब हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल का इस्तेमाल करेंगे और उससे लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लैम्डा माने तरंग दैर्घ्य। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड क्या होता है? कॉन्जुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके को कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा छोटे क्लास में मास्टर लोग कहते हैं कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, कि अगर नीचे प्लस चल रहा हो तो माइनस से गुणा कर दो। वैसे डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक है, डाई मतलब तो समझते होगे ना, डबल सिंगल डबल, दो बार, तो डबल को कहते हैं डाई, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक भाई, तो वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है अब जरा समझना। इन्होंने कुछ नियम दिए रूल लिखने के, वो सारे नियम हमने यहाँ पे लगा दिया, आप आराम से देख लेना, हम बता दे रहे हैं। जैसे राइट अ बेस वैल्यू, सबसे पहले कि बेस वैल्यू जो ढांचा होगा उसके लिए कुछ मान रखा जाएगा। ध्यान से समझना, सब ये नियम क्या है यार, आराम से समझ लो, ज्यादा टेंशन ना लो। सबसे पहले क्या किया, एक ढांचा है उसका मान इतना रहेगा हमेशा। जैसे हमने क्या कह दिया, हमने कहा भाई जैसे रजिस्ट्रेशन की फीस हमने कह दिया 150 रुपए है 3 साल की, तो भाई 150 रुपए तो देनी है आपको, वो तो देनी है। उसके बाद फिर मेरी फीस शुरू होगी। ठीक है, आपको पढ़ना है, समझ में आएगा तब फिर मेरी फीस शुरू होगी। फिर फीस में हम जो आपको भैया जो श्रद्धा हो, हम तो हमेशा कहते हैं नहीं है 101 रुपये लिफाफे में रख के दे जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा का मेरा नियम। और इस चक्कर में कई लाखों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, आपने क्या कहा, टीचर होना जिम्मेदारी है भाई। और अगर टीचर होना जिम्मेदारी है तो फिर लाखों, करोड़ों और हजारों की कोई औकात नहीं मेरे भाई। एक बात समझ लो, मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। 12 साल हो गए मैं लगातार बच्चों के साथ में, और बहुत सारा बच्चों ने प्यार दिया। ठीक, अभी यूट्यूब पे हैं, यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएँ हम आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए इंपॉर्टेंट हम लेके आएंगे, पूरे एक मन लगा के पढ़िए, जाके पेपर दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो राइट अ बेस वैल्यू, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फिर क्या है मेरे भाई, जैसे हमने कह दिया मैरिज लोन 10,000 में देंगे। ठीक, अब कुछ लोग कहें अरे मैरिज लोन 10,000 में खड़े हो गए, नहीं, जो महिलाओं का हाल है खाली वो देंगे 10,000 में। हम लोगों ने विक्ट्री फर्स्ट किया, हम वहाँ गए, ठीक है, उन्होंने कहा, हमने कहा ये हॉल कितने में, बोले ऐसा है हॉल 17,000 में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हॉल था। अब हॉल 17,000 में है, फिर उन्होंने कहा भैया कूलर लगवाओगे तो 1,000 रुपये का एक कूलर है, 2 लगेंगे, 2,000 कूलर के लो। ठीक है सर, फिर इस तरीके की फिर चीज़ें होनी शुरू हुई, कूलर का लाओ रे, मेजों का लाओ रे, पानी का लाओ रे, ये करो वो करो, नौटंकीबाजी। मतलब वो दिखने में बेस वैल्यू दिख रही है, वो टोपी बढ़ गई पतला लाखों रुपए की सर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले एक बेस वैल्यू यानी एक बेस स्ट्रक्चर, बेस ढांचा तैयार करेंगे फॉर ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए। जैसे हमने आपको दिखाया, कॉन्जुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल, इस तरीके का कुछ चल रहा है मेरे भाई, तो उसके लिए बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर हमेशा हम लोग मानेंगे। क्यों मानेंगे सर जी? नियम है, वुडवर्ड ने कही है, मानना पड़ेगा सर। ठीक है, इतनी बेस वैल्यू मानेंगे। अगर कोई होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इस तरीके की है मेरे भाई, कोई इस तरीके की रिंग आ रही है, डबल है, सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए बेस वैल्यू 253 लेंगे। अगर कोई इस तरीके की एक साथ में 2 चल रहे हैं मेरे भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर इधर डबल आ गया, तो इसके लिए 214 नैनोमीटर वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये तो बेस वैल्यू की बात हो गई, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है। फिर मान लिया क्या हुआ, अगर कॉन्जुगेशन में प्रत्येक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए अगर एक आध एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड और आ गया तो 30 नैनोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है साइड में, तब क्या करेंगे मेरे भाई, तो 5 नैनोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, ऑक्सोक्रोम अगर OR या CH3COO हो तो इसके लिए कुछ नहीं जोड़ेंगे। SR के लिए 30 जोड़ेंगे, CL-BRI के लिए 5 जोड़ेंगे, NCH3CH3 के लिए 60 जोड़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या है जे, मेरे भाई 4 5 6 नियम है, इन्हें आराम से PDF से याद कर लेना कि इतने के लिए ये जोड़ते हैं, इतने के लिए ये जोड़ते हैं, इतने के लिए ये जोड़ते हैं। और जब ये जोड़ देंगे तो एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल डबल यानी कॉन्जुगेटेड डाइईन चल रही है। तो बेस वैल्यू हमने पहला नियम लिखवाया, कितना जोड़ेंगे, 217 इस ढांचे के लिए हो गया। फिर यहाँ पे 2 लटक है मेरे भाई, एक CH3 है, एक CH3, और CH3 का मतलब होता है एल्किल। फिर उन 5 नियमों में से
से पढ़ो, हर एल्किल के लिए 5 जोड़े जाएंगे। 2 एल्किल हैं तो 5 दूनी 10 और जोड़ेंगे, तो 217 और 10 टोटल कितना हो गया 227। यानी ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके लिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली वुडवर्ड फिशर रूल से। जो रूल क्या कहता है कि पहले ढांचे के लिए 217 बेस वैल्यू ले लो, उसमें 2 एल्किल ग्रुप लटक के रूप में, हर एल्किल के लिए मेरे भाई नियम समझ रहे हो ना कि मेरे भाई हर एक कूलर के लिए 1000 रुपए लेंगे हम, तो सीधी सी बात अगर 2 कूलर तुमने लगाए तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे हर एक एल्किल ग्रुप के लिए, एल्किल ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, लो एल्किल ग्रुप हम आपको बताते हैं क्या होता है। एल्किल ग्रुप जैसे CH3 हो गया सर, C2H5 हो गया, ये सब क्या है, ये सब एल्किल ग्रुप है मेरे भाई, जिसमें कार्बन के दुगने से एक ज्यादा हो, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 दूनी 2 और 1 3, जिसमें दुगने से एक ज्यादा हो उसे हम लोग कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से ये नियम चलता है। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो आप पढ़ लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, उन्हें देखिएगा। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कार्बन के लिए। ये देखिए रूल नंबर 1, बेस वैल्यू इतनी होती है। अगर आपको यहाँ पर जो है अल्फा बीटा नहीं मालूम तो वो भी समझाते रहे, इसे आप देखिएगा सर। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है CHO, ये क्या लिखा हुआ है CHO लिखा हुआ है, तो CHO मतलब होता है एल्डिहाइड। जो भी अपना मेन ग्रुप होता है उसे 0 नंबर दे देते हैं, इसके पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा, इसके पड़ोस वाले कार्बन को बीटा नंबर दे देते हैं। इस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक भाई, तो बेस वैल्यू इसके लिए हम लोग लेते हैं कितनी 207, अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये सर। ठीक है, जैसे ये कीटोन है तो कीटोन CO माने कीटोन, तो ये 0 हो जाएगा, पड़ोस वाला अल्फा पड़ोस वाला बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं उनके लिए देखिए 215 मान इसके लिए लेते हैं, एसिड के लिए 195 लेते हैं। 6 मेंबर को इस तरीके की अगर रिंग आ जाए तो 215 लेते हैं, कोई इस तरीके की रिंग आ जाए मेरे भाई तो 202 लेते हैं। ठीक, इस तरीके के सारे रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें आप एक बार देख लेना। और अगर पूरा ना भी लिख पाना तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे जो ऊपर वाले कुछ नियम हैं उन्हें देख लो, और सब नहीं लिख सकते हो 10-5 नियम आराम से याद कर लो, कोई पेपर में चेक करने नहीं बैठा हुआ। एक बात याद रखना मेरे भाई कि ऊपर के 5 नियम बिल्कुल आसान है, उन्हें देख लो। वुडवर्ड फिशर रूल लिखने को आएगा, वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, दुनिया भर की नौटंकी लिखने की क्या जरूरत है। ऊपर के 5 नियम लिख दिए, एक आध नियम और याद है वो लिख दिया, लॉन्ग में ये आएगा नहीं, शॉर्ट में आएगा, आराम से लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल दिखा दिया, आराम से काम हो गया। फिर करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है, नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले ही हम आपको बता चुके हैं 2 रीजन है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फिंगरप्रिंट रीजन है मेरे भाई। तो जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है उससे हम पता करेंगे कि मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है ये पता करेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करेंगे, फिंगरप्रिंट रीजन से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ज्ञान कर सकते हैं। 2 चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है, कि मॉलिक्यूल है कैसा और उसमें कौन सा ग्रुप है, ये दोनों पता करेंगे इनकी सहायता से। टेस्टिंग ऑफ सैंपल, सैंपल की टेस्टिंग कर सकते हैं। प्योर कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में शार्प तथा वेल रिजॉल्व्ड बॉन्ड प्राप्त होते हैं, जबकि इम्प्योर कंपाउंड ब्लड ब्रॉड, ठीक है, उसके बाद इस तरीके के होते हैं, पुअरली रिजॉल्व्ड बैंड होते हैं, मतलब कुल मिला के जो अलग अलग नहीं होते हैं, मिक्स होते हैं, खिच्चू मचे हुए होते हैं। तो सैंपल की पहचान कर सकते हो आप कि किस तरीके का सैंपल होगा। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, किस तरीके की क्रिया हो रही है किसी कंपाउंड की, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। आखिरी में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हमने लगा दिया है। 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टाइप होते हैं, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 या 2 नंबर में तो पता होने चाहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो बहुत डिटेल में समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ही सरल रखने की कोशिश की। इसमें वुडवर्ड फिशर रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका रीजन वगैरह याद कर लीजिएगा अगर आपका पेपर मल्टीपल है। उसके अलावा लगभग हमने यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखने को है, पूरी छाप देना, ठीक है। NMR लिखने को है, वो भी हमने पिछली वीडियो में करा दी है। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, टेंशन ना लो। बी डिकेडियन फील इंडियन, हम आपके साथ हैं, परेशान ना हो, बस कमेंट करके बताओ।